समाज के रत्न, बड़े बुजुर्ग, माता बहन, युवा साथियों को प्रणाम करता हूं। मुझे नहीं पता है कि मेघवाल समाज के इस प्रथम उपखंड स्तर के प्रतिभा सम्मान समारोह में आप क्या समझते हैं, लेकिन बाबा साहब की 4 पंक्तियों से, क्योंकि गुरुदाता का आदेश था, आज मेरा वागड़ क्षेत्र में कार्यक्रम था, लेकिन मुझे लगा कि इस जालोर क्षेत्र में हम जाएं और हमारे जाने के बाद चाहे हो सकता है कि ये प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह हो। मैं युवा साथियों को कहना चाहूंगा, आप हो सकता है आपके लिए प्रथम सम्मान समारोह हो, लेकिन 1 साल छोड़िए, 2 साल छोड़िए, तीसरे साल जब आप आएंगे तो इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IAS बनकर आएंगे। ये आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात शुरुआत करूंगा। जितने भी युवा साथी पीछे बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं, मंचासीन जितने लोग हैं उनको प्रणाम करता हूं। बाबा साहब ने जब उस जमाने में जो संघर्ष किया, मुझे नहीं पता है कि सबसे पहले मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं चाहूंगा जब मैं बोलने लगूं तो सभी जितने भी युवा साथी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो सापा पहनने, उपा अन्ना ओढ़ने नहीं जाता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाऊं, शायद हो सकता है वहां उससे पहले कितनी प्रतिभाएं हैं, क्योंकि गोपाल जी भाई साहब जैसे यहाँ लोग बैठे हैं, बहुत सारे अतिथि लोग बैठे हैं। बाबा साहब की पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज की भविष्यवाणी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। क्योंकि आज शिक्षा का कार्यक्रम है, हो सकता है इसलिए मेरे को सबसे पहले बोलने का मौका दिया। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं और उपखंड तरीके का इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह रखते हैं, तो एक जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परिचय मात्र से अपवित्र कर देते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलने के लिए संविधान लिखा। यह शिक्षा का दम है जिसके माध्यम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, बड़ा गर्व होता है जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। बड़ा फक्र होता है, बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया वो कहीं न कहीं दलित समाज से आते हैं। लेकिन आप शायद ये भूल चुके हैं कि जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत में संविधान लिखने की बारी आई, देखा, परखा, सोचा कि भारत के संविधान लिखने का मौका किसको दिया जाए, तो सोचने के बाद देखा और भारत में बाबा साहब को मौका सिर्फ इसलिए मिला कि उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। हम जिस प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में सोचते हैं, जिस प्रतिभाओं को हम सम्मानित करने वाले हैं, आज गुरुदाता के आज इस सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, गोपाल जी भाई साहब हमारे यहाँ पर हैं, यहाँ के विधायक महोदय हमारे यहाँ हैं, मंचासीन बहुत सारे अतिथि जिनके मैं नाम नहीं लिए, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। जब मैं प्रतिभाओं की बात करता हूँ, प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करता हूँ, शायद इस 15 दिन की छुट्टियों में मेरा ये 9वां कार्यक्रम है, इसलिए मैं कार्यक्रम नहीं करने जाता हूँ कि मेरे को लोग सम्मान दें, इसलिए मैं जाता हूं कि अगली बार हो सकता है प्रतिभा सम्मान समारोह में राहुल मेघवाल नहीं आए, लेकिन दूसरा गोपाल डांगी इस क्लास से, इस सदन से बनकर आए, तो मुझे लगता है आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से हैं। साथियों, जब प्रतिभाओं की बात करते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं, जब युवाओं की बात करें तो युवाओं का उल्टा करें तो वायु बंगार हैं। जब तक अब तक नौकरी नहीं लग पाए हैं, आज गुरुदाता के चरणों में इस माटी को चरण करते हुए यहां से कसम खा के जाएं, 1 साल छोड़िए, 2 साल छोड़िए, तीसरे साल प्रतिभा सम्मान समारोह में तभी आएंगे जब नौकरी लगकर इधर बैठेंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से हैं। साथियों, जब ये मेरा लगभग 164वां मोटिवेशन सेमिनार है, जब मैं मेघवाल समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूं, समाज के युवाओं से मिलता हूं, समाज के बेटियों से मिलता हूं, तो समाज की एक ही बात जो निकल कर आती है वो ये कहता है हर समाज का हर युवा साथी कि राहुल सर, हम भी समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं इस सदन में बैठने वाला बेटा और बेटी को कहना चाहूंगा कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा कुछ करे या नहीं करे, शायद हो सकता है कि आपका जन्म एक कहलू के घर में हुआ हो सकता है आपका जन्म एक छपरे के घर में हुआ हो, लेकिन कसम खा के जानी इस कार्यक्रम की कि हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा होंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से।
शायद बहुत सारे वक्ताओं को हमें सुनना है, बहुत सारे वक्ता अपने अपने अभिवादन बोलने के तरीके से आप सभी को मोटिवेट करेंगे। मैं बेटियों के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। बहुत सारी बेटियां समाज की ये सोचती है कि हमारे परिवार हमारे साथ खड़ा नहीं होता जब शिक्षा की बात आती है, समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। मैं बेटियों को कहना चाहूंगा और 7 बेटों को भी कहना चाहूंगा कि पाँव में जूते नहीं होगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं होगे तो चलेगा, हाथ में अच्छा स्मार्टफोन नहीं होगे तो चलेगा, एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब ले लेना, जिंदगी में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा साहब ने उस जमाने में कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। साथियों, इसी तरह से आज वचनाराम जी, गोयल साहब, इनकी पूरी टीम ने जो अथक प्रयास आप सभी युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जो लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से मोटिवेट होने के बाद या इससे पहले कार्यक्रमों से मोटिवेट होकर नरनिराज जी जो जितने भी लोग नौकरी लगे हैं, मैं बाबा साहब को जब याद करता हूं, उनको जब हम पढ़ते हैं, हम बाबा साहब तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर इस क्षेत्र में एक शिक्षा की नई क्रांति जरूर ला सकते हैं। तभी बाबा साहब ने उस जमाने में शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा अपना बलिदान दिया। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, प्रतिभा सम्मान समारोह की बात आती है, प्रतिभाओं के मोटिवेशन की बात आती है, जब इस कार्यक्रम की बात चल रही थी तो मैंने वचनाराम जी को कहा कि प्रतिभाओं को हम सम्मानित करिए, हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन राहुल मेघवाल को दरी पर 200 ऐसी प्रतिभा बैठा देना कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारी नौकरियां हैं। हो सकता है उस मोटिवेशन सेमिनार से 200 के 203 साल बाद नर निर्वाचित कर्मचारी बना के मैं बनूंगा। ये तब इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। साथियों, आज इस उपखंड क्षेत्र का, आहोर क्षेत्र का जो प्रतिभा सम्मान समारोह आप सभी के सहयोग से, आप सभी की प्रेरणा से आयोजित किया, मुझे बड़ा गर्व फक्र होता है इस बात को लेकर कि मेघवाल समाज में इतनी सारी प्रतिभाएं, इतने सारे हाईली न्यू अपॉइंट गवर्नमेंट जॉब वाले लोग यहाँ सम्मानित होने वाले हैं। साथियों, कुछ बातें हो सकता है क्योंकि मुझे कड़वे प्रवचन देना अच्छा लगता है, मुझे चुपड़ी चुपड़ी के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। साथियों, बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा अधिकार हम सभी को दिया है। ऐसे तो बहुत सारे अधिकारों की बात करें तो बहुत सारे महोदय लोग हमें अपनी बात को अपनी चर्चाओं में लाएंगे। बाबा साहब ने उस जमाने में शिक्षा को इसलिए सबसे बड़ा बढ़ावा दिया कि हमारे समाज के पास न खोने के लिए कुछ था, न पाने के लिए कुछ था, लेकिन एक समाज के पास जो थी मज्जासिन, जितने भी समाज के अतिथि लोग आप देख पा रहे हैं, चाहे मैं गोपाल जी भाई साहब की बात करूं, चाहे पूरे एडीएम सिटी की बात करूं, चाहे जितने भी अतिथि की बात कर रहे हैं, इनके पास एक अधिकार था, वो है कलम का अधिकार। हो सकता है कि आपके जेब में पड़ी कलम 2 रुपए की हो सकता है 5 रुपए की हो सकता है 10 रुपए की है, लेकिन इस कलम की कसम खा के आपको इस सदन में बता रहा हूं, इसको आप इतना तहनाई से पकड़ लो, जिस फॉर्म को भरो यूपीएससी की टॉपर बनकर टीना डाबी जैसे लोग बनो, जिस फॉर्म को भरो उदयपुर राजस्थान के सबसे बड़े मुख्य सचिव के रूप में आप अपने आप में चयनित हो, जिस फॉर्म को भरने के बाद जहां पोस्टिंग हो, उसी कलम की ताकत से आप किसी को रेस्टिकेट कर सकते हैं, किसी की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। उस कलम 2 रुपए की ताकत है, लेकिन जब चेक पर साइन होते हैं 2 रुपए की कलम से, तो 1 करोड़ रुपए उस चेक के साइन होने के बाद पैसा निकल सकता है। ये बाबा साहब की कसम है कि हमें इस कलम की कसम खा के जाना है कि अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह रखें तो 10वीं 12वीं कॉलेज वालों को सम्मान करेंगे ही करेंगे। जब भी सम्मान समारोह बाहर आएगी तो इसी सदन से एक आईएएस, एक आईपीएस, एक एसडीएम, आरपीएस जज बनकर यह सम्मानित होगा। तो मुझे लगता है आप सभी का मेरे बीच में, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। साथियों, जब स्टार्टिंग मेरे से करवाई है तो मैं कुछ बिना बोले मैं मंच पर बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि रात भर नींद खराब करके आपके बीच में आना सिर्फ साफे के बराबर नहीं होगा। साथियों, जब समाज की बात आती है, युवाओं की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, मैं बेटियों को कहना चाहूंगा, 2 टाइम का खाना अच्छा मत खाना फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा घूमना फिरना छोड़ देना उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छी शिक्षा ले लेना जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जब एक लड़की पियर पक्ष में रहती है, जब उसकी शादी नहीं होती है तो एक परी बनकर रहती है। माता पिता उसके कहने से पहले उसको हर चीज दिला देते हैं। जब वो शादी करने के 3 साल बाद ससुराल जाती है, जिसकी साबुन जिसकी कीमत 10 रुपए नहीं होती है, जब वो ससुराल जाती है, लेकिन 10 रुपए का साबुन जब पियर से लेकर ससुराल जाती है तो उस माँ की आंखों में जरूर आंसू आते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा
किसी जाति वर्ग धर्म की तरक्की नापनी है तो पुरुषों के वर्ग की तरक्की ना नापिए, उस समाज की महिलाओं की तरक्की नापी है। मुझे पूर्ण विश्वास है आज हो सकता है कि मंच पर महिलाएं कम हैं, समाज की बेटियां कम हैं, लेकिन मुझे पता है इधर जो प्रतिभा बेटियां बैठी है, जो बेटियां इस समाज में यहाँ बैठी है, ये इसी कुर्सी से कसम खा के जाने वाली है। 1 2 3 साल तक किसी कार्यक्रम में नहीं दिखेगी, जब भी आएगी गोपाल जी भाई साहब अय्यर साहब इधर बैठे होंगे, वह भी अधिकारी बनकर आपके मंच पर बैठेगी, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, बेटियों के लिए शानदार कार्यक्रम रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। साथियों, जब समाज की बात आती है, हम जब कार्यक्रम करते हैं, मुझे नहीं पता है कि आहोर क्षेत्र का शिक्षा का स्तर क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं जिस तरह से इस आहोर के जिस तरह से गोपाल जी भाई साहब अपने मेहनत बलबूते कर्मठ कार्य और अपनी खुद की परिश्रम के आधार पर आज एक आईएएस पद पर सुशोभित हैं, तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में गोपाल जी भाई साहब का आना, हम जैसे लोगों का यहाँ आना तभी सार्थक होगा जब 1 2 साल बाद इसी सदन से आप में से कोई अधिकारी बनकर यहाँ लौटे, तब मुझे लगेगा ये कार्यक्रम रखना। और इतना शानदार रमेश जी भाई साहब और कृष्ण कुमार जी मंच संचालन कर रहे थे, मैं ये सोच पा रहा था इतने उद्बोधक इतने अच्छे हैं समाज में, तो शायद समाज में दूसरे एंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब मैं कुछ बातें आप सभी के बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण है कि मेघवाल समाज इतने साल की आजादी के बाद आहोर जो एक क्षेत्र आता है, जालोर जो जिला आता है, वहां के 75 साल की आजादी के बाद हम 75 आईएएस नहीं बना पाए, 75 आरएस नहीं बना पाए। ऐसा क्या कारण रहा? जब मैं लास्ट टाइम एक बिनमाल के कार्यक्रम में गया तो उन्होंने कहा कि राहुल सर आज भी समाज पीछे, ऐसा क्या कारण है? तो मैंने कहा जिस समाज में बड़े बुजुर्ग युवाओं की टांग खींचे करेंगे, जिस समाज में युवा बड़े बुजुर्गों की टांग खींचे करेंगे और 100 साल लगेंगे समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा इस सदन से बाबा रामदेव जी को साक्षात मानकर कसम खा के जाओ कि अगली बार समाज की बात आए तो टांग खींचेगी जगह एक दूसरे के हाथ खींचेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा, बड़े बुजुर्ग भी आगे बढ़ेंगे, माता बहनें भी आगे बढ़ेगी। साथियों, हो सकता है मेरी बात से कि 4 लोगों को बुरा लगे, मैंने कहा मैं कोई चुपड़ी बात करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं अगली बार इस कार्यक्रम में इसी सदन से कोई बच्चा अतिथि बनकर, अधिकारी बनकर लौटेगा, ढोल नंगाड़ों के साथ आएगा, लाल बत्ती की गाड़ी में आएगा, तो मुझे लगेगा कि यहाँ मेरा आना, आप सभी के बीच में मेरी बात को रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है। साथियों, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो जब कंपटीशन की तैयारी करते करते 1 2 साल में थक जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, अपने आप में क्रिटिसाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए 2 3 बातें, क्योंकि मुझे शिक्षा के लिए बुलाया है, मोटिवेशन के लिए बुलाया है, तो मेरा जो पार्ट है शिक्षा का, बहुत सारे अतिथि लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए जिसके लिए मुझे बुलाया है, ऐसे बहुत सारे बेटियां, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस क्लास के अंदर, इस सदन में, कि जो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, उनके नर्वसनेस उनके माइंड में आ जाती है। तो कुछ मैं नुस्खे आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है उसको आप थोड़ा अभिप्रयोग करें, हो सकता है अगली बार जब आप आएं, जो मेरी आपके बीच में भावना है, हो सकता है वो भावनाएं पूरी हो पाए। जब किसी बेटा और बेटी को ऐसा लगता है कि रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, मैं पानी वाले भाई साहब से कहूंगा 10-15 मिनट मेरा स्पीच खत्म होने वाला है, क्योंकि मुद्दे की बात तब है जब पानी पीने वाले नहीं, पानी पिनाने वाले बने, बामाशा बने, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे ऐतिहासिक पलों में से है। बहुत सारे समाज मैंने देखे हैं, सुबह से शाम तक पानी छोड़िए खाना नहीं खाते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, वही लोग समाज के सिनोदार होते हैं, समाज में अपने आप में भूमिका निभाने वाले होते हैं। साथियों, जब किसी बच्चे और बच्ची को ऐसा लगता है कि रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, तो कुछ मत करना। जिस बेटे और बेटी को रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते आलस आ रहा हो, जिस कुर्सी से पढ़कर आलस आ रहा है, कुछ मत करना, उस कुर्सी से उठना और उठने के बाद पापा जी की अलमारी खोलना, और पापा जी अलमारी खोलने के बाद 10 शर्ट को निकालना, और पापा जी की जब अलमारी खोलने के बाद 10 शर्ट को आप निकालेंगे तो पापा के 10 शर्ट में से 8 शर्ट ऐसे होंगे जिनके आज भी कॉलर घिसे हैं। फिर भी आपको लगता है एक पिता की जवानी, पूरी जवानी बर्बादी में आप निकाल सकते हैं, तो मत बैठना पढ़ने के लिए। लगता है कि पिता सुबह निकलता है, रात को आता है, क्या खाता है नहीं पूछते हैं, लेकिन सब ये उम्मीद करते हैं कि पिता कमाता कितना है। मैं चाहूंगा इस सदन से ये कसम खा के जाएं कि पिता अपनी जवानी अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देता है, और वही बच्चा और बच्ची नालायक निकल जाए, तो इस तरह का कार्यक्रम करना मुझे लगता है एक टाइम पास के बराबर होगा।
आपको कसम खा के जानी है कि जब तक पढ़ाई मत छोड़ना, कब तक, जब तक अपनी कमाई की 100 शर्ट पापा को गिफ्ट नहीं करो, तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना, दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। फिर भी किसी बेटे और बेटी को ऐसा लगता है कि राहुल सर फिर भी लाइफ में बहुत डिमोटिवेशन है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग, जब बार बार रीट का एग्जाम देते हैं सेलेक्ट नहीं होते तो लोग ताने मारते हैं। फिर भी किसी बच्ची को रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही हो तो अगले, और मम्मी को देखना सब्जी को तोलते हुए, मम्मी 10 रुपए किलो आलू को 8 रुपए किलो करवाने के लिए 1 घंटा लगा देती है, सिर्फ 2 रुपए बचाने के लिए। एक माँ होती है, उसके 2 रुपए से साड़ी नहीं आती है, लेकिन उसको पता है कि आज मेरे घर में यदि 10 बार मैं रोती हूँ, 8 बार आंखों के आंसू का कारण पैसा होता है, इसलिए वो माँ बेटी को कहती है बेटा पढ़ ले, अगले घर जाएगी तो बहू बन के नहीं बेटी बना के लोग ले जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में रिवाज है नौकरी लगने वाले लोग, नौकरी लगने वाली बेटियां किसी घर में बहू नहीं बनकर जाती है, उस घर की बेटी बनकर जाती है। मैं चाहूंगा कुछ करे या नहीं करे, उस माँ की आंखों में जो आंसू आते हैं, बच्चों की शिक्षा को ओतप्रोत आते हैं, तभी आपने सुना होगा एक माँ हेमाली की मजदूरी करने के बाद बेटी को आईएएस बना सकती है। तो मैं चाहता हूं आहोर क्षेत्र एक ऐसा उदाहरण निकले कि माँ अपने खुद के बलिदान का नतीजा अपने बच्चों की नौकरियों में मिले, तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना, दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। मैं माँ के ऊपर एक बात आई थी, छोटी सी बात आपके बीच में कहना चाहूंगा। हो सकता मुझे पता नहीं कितना समय मुझे दिया है, लेकिन कुछ समय आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि मैंने कहा मैं सापा पहने ऊपर ना ओढ़ने या नहीं आया हूं। मैं चाहता उस माँ की बेटी भी आईएएस बनकर आए, जिस माँ के पास कुछ नहीं था खोने के लिए, लेकिन हो सकता है उसने मजदूरी की और खेती की, खेती करने के बाद अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगकर आपके बीच में सम्मानित हो। जब माँ की बात आती है, माँ की ममता को हम ऐसे ही नहीं बना सकते हैं, ना हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब माँ की कहानी जब मैं कभी बताता हूं तो मैं जितनी भी माँ बेटी हैं यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी मार्मिक तरीके से इस बात को समझना। मेरा आप सभी के बीच में इमोशनल अटैचमेंट करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि अगली बार जब प्रतिभा सम्मान समारोह की बारी आए, प्रतिभाओं के सम्मान की बारी आए, तो इस सदन से ऐसा बेटा और बेटी भी सम्मानित होना चाहिए जिसके माता पिता ने हेमाली मजदूरी की और वो अधिकारी बनकर यहाँ सम्मानित होगा। मुझे लगता है मेरा यहाँ आना, आप सभी के बीच में मेरी बात को रखना, दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। जब माँ की बात आती है तो एक छोटी सी कहानी, तब तक उसके लोगों ने कुछ नहीं कहा। जैसे वो स्कूल में गया, जैसे दोस्तों को पता चला, जब माँ उस बेटे को छोड़ने स्कूल जाती थी, तो जब वो लोग दोस्त देखते थे कि इसकी माँ काणी है, जब वो माँ चली जाती थी उसके बाद उस बच्चे को चिढ़ाया जाता है, तो काणी माँ का बेटा है, तेरी माँ काणी है। जब 2-3 साल निकले तो माँ को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बच्चा था, थोड़ा सा बड़ा होता है वो बच्चा, जैसे ही स्कूल बड़े लेवल पे जाता है, 11वीं 12वीं में जाता है, तो वो बच्चा कहता है कि माँ जब तू स्कूल में छोड़ने आती है तो मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाते हैं, तू काणी माँ का बेटा है, तेरी माँ काणी है, तेरे तू छोड़ने मत आया कर, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन माँ का वात्सल्य होता, माँ कहती मैं तेरा बेटा ऐसे छोड़ नहीं सकती, तेरे को स्कूल में नहीं छोड़ूंगी, थोड़ा बड़ा हो गया है तो स्कूल के बाहर गेट पर छोड़ूंगी। जैसे गेट पर छोड़ने जाती तो कॉलोनी के लोग कहते हैं ये काणी माँ का बेटा है, तो इसकी माँ काणी है। तो वापस वो घर आके कहता है कि माँ तेरी काणी आंख की वजह से मुझे कितना जलित होना पड़ रहा है, लोग मुझे कितना अभिशाप कर रहे हैं, कितना लोग गंदा जलित होना पड़ रहा है, लोग मुझे कितना अभिशाप कर रहे हैं, कितना लोग गंदा गंदा कह रहे हैं। लेकिन माँ की ममता होती, वो कहती है बेटा मैं तेरे को छोड़ने आऊंगी, लेकिन स्कूल के बाहर नहीं, कॉलोनी में छोड़ दूंगी। जब कॉलोनी के लोग देखते हैं तो कहते हैं ये बेटा जो है ये काणी माँ का है। जब उस माँ की ममता रही नहीं जाती है, फिर भी वो बेटा बार बार कहता है तू मुझे यहाँ मत छोड़ा कर, ऐसे मत करा कर। जब वो कॉलेज में आता है, फर्स्ट ईयर में आता है, तो माँ जब माँ की ममता से वो कहती मैं बेटा तेरे को छोड़ने आऊंगी, उसने कहा स्कूल में जितनी तूने मेरी इंसल्ट कराई, अब मैं नहीं चाहता कॉलेज में लोग जाने कि इसकी माँ काणी है। जब पता चलता है वो फिर भी कॉलेज जाती है, तो लोग देखते हैं, दोस्त देखते हैं कि इसकी माँ काणी है। जब कुछ समय बाद कॉलेज के लोग भी चिढ़ाने लगते हैं, उस लड़के का किसी लड़की से प्रेम संबंध होता है, वो शादी करता है, कहीं आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। जो उसकी पत्नी ने कहा कि जब हमारा बच्चा हुआ है इसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि इसकी दादी काणी है,
जब समय रहते हुए कुछ समय निकलने के बाद वो माँ उसी गेट पर, उस दरवाजे पर पहुंचती है जहां पर वो बच्चा रहता है, क्योंकि माँ की ममता सबसे प्यारी ममता होती है। सिर्फ कहने के लिए माँ है, लेकिन निभाने के लिए जिंदगी लग जाती है। जब उस गेट पर जाती है, नॉक करती है, जब उसका बच्चा जो पोता है वो गेट खोलता है, उसको नहीं पता ये कौन है, लेकिन उसकी पत्नी आती है और कहती है कि तुम आओ जल्दी, तुम्हारी काणी माँ यहाँ तक पहुंच गई है हमें परेशान करने के लिए। जब जैसे ये बात सुनता है पोता, तो वो कहता है ये मेरी दादी हैं। तब वो बेटा बाहर निकल कर आके कहता है कि माँ तूने मेरे को स्कूल में परेशान किया तेरी काणी आंख की वजह से, जब मैं स्कूल में सीनियर में आया तब तूने परेशान किया, कॉलेज में आया तब परेशान किया, जिंदगी में कब तक तुम परेशान करोगी। इस पोते को पता चला तेरे, तो ये भी सोचेगा मैं जिसका मैं पोता हूं वो दादी भी मेरी काणी है। सोचने वाली बात माँ की ममता की, जो इस बात में आपको दिखनी चाहिए। माँ ने कहा सुन पोते, सुन बेटे और बहू, मैं बचपन से काणी नहीं थी, मैं ऐसे नहीं कि मैं 1-2 साल में काणी हो गई। तेरे पिताजी 6 महीने का था तो तेरे बरस गए, यहां से मृत्यु हो गई। जब तू कहीं 2 साल का था, कहीं गली में खेल रहा था और खेलते खेलते किसी चॉकलेट की वजह से आंख के लगी, तेरी एक आंख फूट गई थी। डॉक्टर ने एडमिट किया और कहा कि इसकी एक आंख जिंदगी में नहीं आ पाएगी। कब तक? जब तक कोई दूसरा नहीं दे दे बेटा, तब तक मेरी दोनों आंखें थी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था मेरी दोनों आंखें या मेरे बेटे की दोनों आंखें। तब मैंने दोनों आंखों में से एक आंख तेरे को दी, तब मेरी काणी आंख में तेरे कहलाई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि माँ कहने से माँ निभ जाती है। कितनी माँओं ने अपना बलिदान दिया है, कितने पिता ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, फिर भी किसी बेटे और बेटी को लगता है कि मेरे जिंदगी में किसी का साथ नहीं रहा। आज मेघवाद समाज, ये उपखंड स्तर इतना साथ में है। मैं चाहूंगा एक माँ इतनी जबरदस्त कुर्बानी देने के पीछे बस इतनी सी आस रखती है, जब मेरी बेटी कहीं ससुराल जाए तो मैं 2 बैग पैक करके उसके साबुन तेल पानी भर के उसके ससुराल नहीं भेजूं। ऐसा समय आए कि वह जब कहे कि माँ तूने शिक्षा दी, आज मैं यदि मैं ससुराल भी जा रही हूँ तो मेरी खुद की कार से जा रही हूँ, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। साथियों, फिर भी किसी को लगता है कि राहुल सर फिर भी जीवन में डिमोटिवेशन है, बहुत क्रिटिसाइज हैं, बहुत लोग ताने मारते हैं, टांग खींचे करते हैं। किसी बच्चे को लगता है कि रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही हो, कुछ मत करना। जिस कुर्सी से पढ़ते पढ़ते नींद आ रही हो, उस कुर्सी से उठना और उठने के बाद खुद के पर्स को देखना, और पर्स के देखने के बाद देखना खुद के कमाए 15-20 हजार रुपए हो तो फिर मत बैठना पढ़ने के लिए। यदि 1 भी रुपया खुद का कमाया नहीं हो तो फिर बैठ जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि मनी इज द मोटिवेशन। समाज में समाज सेवियों की जरूरत नहीं है, समाज में भामाशाहों की जरूरत है, जिनके कार्यक्रम से ये शानदार कार्यक्रम आयोजित होता है। कार्यक्रम 4 चांद लगता है। मैं साधुवाद दूंगा भामाशाहों को जिन्होंने कार्यक्रम इतना जबरदस्त सुसज्जित किया। साथियों, फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, कुछ मत करना। यदि 5 घंटे पढ़ने के बाद किसी बेटे और बेटी को नींद आ रही हो तो अगले दिन 5 घंटे पढ़ाई मत करना, अगले दिन 5 घंटे मजदूरी करके देख लेना। हो सकता है दूसरे दिन मजदूरी करने के बाद तीसरे दिन फिर पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि मजदूरी करना मुश्किल है बजाय पढ़ने से। जो बच्चा और बच्ची मेघवाद समाज का अभी 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ रहा है, लिख के ले लेना आज दाता के इन नमन करते हुए कि अगले कुछ सालों के बाद 14 से 15 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा सब कुछ है। शिक्षा अपना अभिमान है, सम्मान है और अपनी प्रेरणा है। बहुत सारे युवा साथियों को ऐसा लगता है कि आज के प्रतिभा सम्मान समारोह का आगाज, अपना प्रतिभा सम्मान समारोह ऐतिहासिक कब होगा, तो मुझे सही मायने में ऐतिहासिक प्रोग्राम तब लग पाएगा जब इस सदन में बैठने वाले 2-3 साल बाद, हो सकता है आज बेरोजगार की जिंदगी जी रहे हैं, 2-3 साल बाद जब नर निर्वाचित कर्मचारी बनकर यहाँ आएंगे, तो मुझे लगता है आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। 2-3 बातें फिर मेरी बात को समाप्त करूंगा। मैं एक बार बिहार के कार्यक्रम में गया, मैं एंकर महोदय को कहना चाहूंगा कि जब मैं बिहार के कार्यक्रम में गया तो वहां के लोगों से मैं मिला, मैंने देखा, मैंने परखा, मैंने कहा ऐसा क्या कारण है कि जहां पर सबसे कम रेट ऑफ इनकम होती है, सबसे गरीबी, शोषण पीड़ित कहीं के लोग जाने माने जाते हैं तो बिहार के। तो उन्होंने कहा राहुल सर, हो सकता है यहाँ गरीबी ज्यादा है, यहाँ इतनी इनकम्स नहीं, तभी तो बिहारी वहां से छोड़कर अपने स्टेट में काम करने आते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल सर, हमारा यहाँ का व्यक्ति हो सकता है गरीब है,
लेकिन आप उठा के देखना इतिहास में आईएएस और आरएएस बनने में या आईएएस आईपीएस में एक पंचर बनाने वाला बेटी बनी आईपीएस, वो बिहार के होंगे। मैंने पूछा ऐसा क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि राहुल सर यहाँ 12वीं पास करने के बाद बच्चा जब माँ की दहलीज से उस केलूपोश मकान से माँ के चरण स्पर्श करने के बाद दिल्ली जाता है, उस मिट्टी को चूमते हुए कसम खा के जाता है कि माँ इस दरवाजे में तभी लौटूंगा जब मैं अधिकारी बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, नहीं तो दिल्ली में ठेला गाड़ी चला लूंगा। तभी उठा के देखना इतिहास में पंचर बनाने वाला, ऑटो चलाने वाले का बेटा बेटी बना आईएएस और आरएएस। इतने बड़े अधिकारी तब बन पाते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन पाने के लिए सारी नौकरियां होती है। जब मैं लास्ट टाइम हरियाणा कार्यक्रम करने गया तो मैंने वहां के युवाओं से मिला, मैंने कहा कि पूरे हरियाणा पूरे भारत में फेमस है, इवन दैट पूरे विश्व में फेमस है। उन्होंने कहा राहुल सर यहाँ के बच्चे को छोटी सी उम्र में अच्छा खिलाते और पिलाते हैं और बड़ा होकर पहलवान बनाते हैं। पूरे भारत में उठा के देखना कहीं के पहलवान फेमस हैं तो वो हरियाणा में, क्योंकि बचपन से उसको बता दिया जाता है कि बेटा तेरे को बनना क्या। जब मैं लास्ट टाइम गांधीधाम कच्छ भुज में कार्यक्रम करने गया गुजरात में, मैंने वहां के लोगों से पूछा पूरे भारत में बिजनेसमैन कहीं के फेमस हैं तो वो गुजरात के, ऐसा क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि राहुल सर बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे को चॉकलेट बेचना सिखाते हैं, लेकिन बिजनेस करना सिखाते हैं। इसलिए पूरे भारत में कहीं बिजनेसमैन फेमस हैं तो वो गुजरात के लोग माने जाते हैं। जब मैं राजस्थान में आया और आप जैसे मेरे जैसे लोगों से मिला, मैंने कहा ऐसा क्या कारण है कि राजस्थान के युवा आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान के बड़े बुजुर्ग की बात तो मैं नहीं करूं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और 8वीं टॉपर है और 9वीं में इसकी यदि स्कूल में उसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं तो उसके माता पिता मिठाइयां बांटते और कहते हैं कि मेरा बच्चा मॉनिटर बन गया। तो मुझे लगता है जिसके घर में 4 रुपए को उधार नहीं देता है उसको लोग कोषाध्यक्ष बना देते हैं, जिसके घर में कोई बात नहीं मानता है उसको युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना देते हैं। हमें अध्यक्ष सचिव महासचिव बनने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो इस बात की कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा नहीं दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, ऐसा बाबा साहब के वक्तव्य थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आहोर के क्षेत्र के युवाओं से, हमारा जो जवानी है, क्योंकि जिस तरह जवानी चलती है उस तरह जमाना चलता है, ये मेघवाल समाज की जवानी है, समाज के युवाओं की जवानी है। ये जवानी ऐसे वेस्ट मत करो किसी झंडे के फर्क में, बस एक झंडा है, वो है पढ़ाई का झंडा। जिस दिन उस झंडे को पकड़ के आगे बढ़ गए, समाज भी आगे बढ़ेगा, बड़े बुजुर्ग भी आगे बढ़ेंगे, माता बहनें भी आगे बढ़ेगी और प्रथम कार्यक्रम ये ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में जाना जाएगा। साथियों, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं से, क्योंकि सबके मैं नाम नहीं ले पाया, मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, मुझे लगता है कि मंचासीन सब अतिथियों को आप जान चुके हैं, बार बार नाम लेना मुझे ऐसा लगता है कहीं के टाइम को वेस्ट करना होता है। बहुत सारे प्रतिभाओं को हमें सम्मानित करना है। मैं बड़े बुजुर्गों को एक बात कहना चाहूंगा, बड़े बुजुर्गों ने ये साफी की लाज आज तक रखी है और कभी एक चंद भरी जमीन भी बिकने नहीं दी है। मैं युवाओं को ललकारना चाहूंगा कि बड़े बुजुर्ग ने सब कुछ बिकने दिया, जमीर नहीं बिकने दिया। अब युवाओं की बात है, युवा सब कुछ करे, मेघवाल समाज का जमीर नहीं बिकना चाहिए। तब मुझे लगेगा आप सभी की यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। पिछली बार हम एक कार्यक्रम में भीनमाल में भंवर जी भाई साहब हम कार्यक्रम में साथ में थे, तो मैंने कहा युवाओं की दशा देखिए, कहाँ युवा जा रहा है। लेकिन मैं आहोर क्षेत्र के इस उपखंड के क्षेत्र के कार्यक्रम में युवाओं को कहना चाहूंगा, समाज की रीढ़ की हड्डी युवा है। जिस समाज में युवा प्रबल है, समाज में युवा आगे हैं, बड़े बुजुर्ग जिस गली से निकलेंगे उस चौतरी पे बैठने वाला व्यक्ति कहेगा इसका पोता आईएएस है, इसका बेटा आरएएस है। तब मुझे लगेगा मेरा यहाँ आना, आप सभी का मेरे बीच में अपनी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। साथियों, ज्यादा समय मैंने आपका लिया, लेकिन मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है। उदयपुर में एक छोटी सी संस्थान ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाते हैं। जब मैं 12th पास था तो मेरा 92% पीसीएम में था, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह में नहीं जाता था, मैं भी ऐसी दरी पर बैठकर अपने किसी की व्यक्तियों की बात सुनता था। मेरे मन में एक जिल्लत थी, ऐसा क्या करें कि आज दरी पर बैठे हैं, कल ऐसा कुछ करें कि दरी पर बैठने वालों की अपनी मन की बात सुनाएं। मेहनत की, उस टाइम पर मैं किसी कोचिंग में गया, मेरी कहानी कभी आपने पढ़ी हो, विधायक महोदय यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी चाहूंगा जब मेघवाल समाज में शिक्षा की बारी आए तो हो सकता है आप कहीं का फंड रिलीज करें या नहीं करें, लेकिन मेघवाल समाज के उन बच्चे जिनके घर पे कहलू नहीं है, उनको आपका आशीर्वाद की जरूरत हमेशा रहेगी।
क्योंकि इसलिए मैं क्योंकि पहली बार कोचिंग गया तो मैंने कहा उन लोगों को जिनके बड़े कोचिंग थे कि मेरा 92% है, राहुल मेघवाल मेरा नाम है, मुझे कोचिंग दे दीजिए। तो जब मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा 70,000 रुपए लगेंगे 2010, जब मैंने 12th पास किया, और जब 2010 में 70,000 एक किसान के बेटे के लिए बहुत बड़े थे। जब मेघवाल समाज के बच्चों के पास पैसा नहीं होता है तो उनके पास एक सबसे बड़ा शब्द होता है अनुनय विनय, रिक्वेस्ट करना। जब मैंने उनसे निवेदन किया मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा आईआईटी का तो सबसे पहला फोटो मैं मेरा लगाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। उन्होंने कहा ऐसे कुछ नहीं होता राहुल, समाज में शिक्षा मतलब पैसा। जब मैं दूसरे दिन वापस गया तो एक पूरे दिन बैठा के रखा मुझे। जब मैं तीसरे दिन गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैं गेट में जा रहा था वॉचमैन बीच में खड़ा था, डायरेक्टर महोदय अंदर से आ रहे थे, वो जैसे मेरे को देखा 2 दिन से वेट कर रहा था तो उस वॉचमैन पे वो चिल्लाया और कहा तुम कैसे देहाती मजदूरों के बच्चे को अंदर आने देते हो, तुम्हारा काम है अच्छे पैसे वाले बच्चे अंदर आए। तब उस वॉचमैन ने राहुल मेघवाल का कॉलर पकड़ कर धक्का देके बाहर निकाला। तब मुझे लगा कि मेघवाल समाज में सिर्फ शिक्षा नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। तब मैंने उस दरवाजे से कसम खाई थी राजस्थान में एक ऐसा शानदार निःशुल्क कोचिंग लाएंगे जहां किसी भी समाज विशेष का बच्चा आए ये नहीं कहे मेरे पिताजी ये हैं, ये कहे मेरे घर पे कहलू है। इस बात की गारंटी बच्चा 1 साल मुझे देगा, छत डलवा के हम मानेंगे। ये समाज की मैं आप सभी को प्रेरणा बता रहा हूं। तभी मुझे लगा कि जब मैं धक्के खाए किसी कोचिंग से तो कोचिंग खुद का स्टार्ट किया, और आप सभी के आशीर्वाद से जालोर क्षेत्र से लगभग मेरे पास अभी 273 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ये मैं गिनाने नहीं आया हूं, ये बताने आया हूं कि आज प्रथम सम्मान समारोह है। किसी बच्चे को शिक्षा को लेकर पैसा हो सकता मैं डोनेट नहीं कर पाऊं, लेकिन शिक्षा की बारी बात आए, कोई बच्चा ऐसा हो जिसको शिक्षा की जरूरत है, आप जिस तरह से गुरुदाता के चरण को स्पर्श कराने के बाद आप भेजना, मैं सच कह रहा हूं आएगा बेरोजगार बनकर, हो सकता है जोड़ेंगे उसको रोजगार में और आने वाले टाइम में समाज का भी नाम रोशन करेंगे। साथियों 4 पंक्तियों से, क्योंकि गुरुदाता के बारे में मैं क्या कहूं, मैं जब शिक्षा की बात करता हूं और समाज में समाधान की बात करता हूं, समाज में उन्नति की बात करता हूं, अंधविश्वास कुरीतियों को खत्म करने की बात आती है, आहोर जालोर इस क्षेत्र से एक व्यक्ति का नाम निकल कर आता है, गुरुदेव दाता का नाम निकल कर आता है। इनको मैं नमन करता हूं, क्योंकि इनके आशीर्वाद से आप सभी इतने शानदार कार्यक्रम में पधारे हैं। लेकिन 4 पंक्तियों से मेरी बात को समाप्त करूंगा और एक बार फिर आप सभी को इस बात की कसम दिलाऊंगा कि हम गरीब घर में जन्मे, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी गलती कोई कर रहा है तो आप और हम मिलकर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा होने चाहिए, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। यहाँ की आयोजन टीम को धन्यवाद दूंगा, वचनाराम जी को धन्यवाद दूंगा। गुरुदाता के चरणों में आना ही था। कल थोड़ा 50-50 हो रहा था क्योंकि वागड़ में बड़ा कार्यक्रम रखा, पहले उनको डेट दे दी, लेकिन मैंने कहा गुरुदाता के हमेशा कार्यक्रम में आते हैं, यहाँ भक्ति संध्या में आते हैं, तो आज मेरा जाने से 2 बच्चे भी मोटिवेट हो पाए। मैं स्पेशल डीटीओ साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, शेराराम जी को, इन्होंने स्पेशल का आना ही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं करवाने के पीछे मुझे लगता है कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक भाव था कि यहाँ के मेरी बात को रखूं। मैं युवाओं के लिए, यहाँ बड़े बुजुर्ग माता बहनें, मेघवाल समाज आहोर के लिए 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत सारे समाज के बेटे ये सोचते हैं कि मैं मेरे पापा की जगह होता तो मैं ये कर लेता। बहुत सारे समाज की बेटियां ये सोचती है कि मैं मेरी मम्मी की जगह होती तो मैं ये कर लेती, मम्मी तुम बहुत बोले हो, मैं यदि तुम्हारे जगह होती, इतना समय मेरे को मिला होता इस दुनिया में तो मैं ये कर लेती। उन तमाम युवाओं के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं। रच डाले इतिहास उन लोगों ने, आहोर का हर एक युवा साथी एक नया इतिहास रचने आया है। जोरदार युवा साथियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए तालियां। बस एक बात जरूर कहूंगा, जब मैं बोलता हूं थोड़ा पसीना आता है। मैं एक बार किसी समाज में गया, जैन समाज के कार्यक्रम में, जब मैं बोल रहा था तो वहां की कमेटी ने कहा कुछ समय बाद आप बोल लीजिए क्योंकि आपको पसीना आ रहा है। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मेरा अटैचमेंट, मैंने कहा चाहे मैं टेम्पो में बैठ कर आऊँ, चाहे जीप में लटक कर आऊँ, चाहे बस में बैठ कर आऊँ, चाहे कार लेकर आऊँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मैं पैदल आऊं और पैदल आने के बाद मेरी बात को आपके बीच में रखूं, अगली बार 10 बच्चे यदि लाल बत्ती की गाड़ी में आए तो इस बात से मेरे को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जो मैं चाहता हूं फर्क फ्यूचर में पड़े।
दो पंक्तियों से मेरी बात को समाप्त करूंगा। जब मेरे को पसीना आता है तो लोग सोचते हैं बहुत इमोशनल इंसान है। मैं कहना चाहूंगा जो पानी से नहाता वो लिबास बदल सकता है, तो जो खुद के पसीने से नहा ले अपने समाज का इतिहास बदल सकता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे मंचासीन लोगों के लिए, युवा साथियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, एंकर महोदय के लिए, यहाँ की कमेटी के लिए। ज्यादा समय लिया लेकिन समय का आप पूरा अपने आप में अभिमान समझे, क्योंकि आपके लिए